अच्छा सर, अब एक और पास पेपर कर लेते हैं ISRS 4400 यानी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के ऊपर। बट इस सवाल में आप ज़रा देखें, रिक्वायरमेंट पे फोकस करें। वो कहता ये है कि ड्राफ्ट आ रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट स्टैंडर्ड। अब रेलेवेंट स्टैंडर्ड तो मुझे पता है ना कि ISRS 4400 है। तो अगर मैं आपकी जगह होता एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि ISRS 4400 की बात हो रही है, तो मैं सबसे पहले ISRS 4400 खोलता, उसके अपेंडिक्स 2 में जाता और अपेंडिक्स 2 में सीधी सीधी जो रिपोर्ट लिखी हुई है उसको उठा के छापता और उसके अंदर नेसेसरी अमेंडमेंट्स करता। तो मैं यहाँ पे वैसे ही ड्राफ्ट करूँगा जैसे मैं एग्ज़ाम में होता तो करता, जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोगों की भी आदत वैसे ही डेवलप हो जाए। अब रीड करते हैं, वो बोलता ही है कि द रिपोर्ट शुड कंटेन एटलीस्ट 3 प्रोसीजर्स, यानी रिपोर्ट के अंदर आपके पास 3 प्रोसीजर और उसके रिलेटेड फाइंडिंग्स आपने बतानी है। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर जो भी मंतक है, जो भी पर्पस है, उसके तहत आपको प्रोसीजर्स खुद बनाने होंगे, उसके तहत आपको प्रोसीजर्स खुद बनाने होंगे। अच्छा भाई, और फिर बोलता है यू में अज्यूम नेसेसरी डिटेल्स वेर एवर रिक्वायर्ड, यानी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने अज्यूम करनी है तो तमीज़ की इन्फॉर्मेशन अज्यूम करके अपनी रिपोर्ट को ड्राफ्ट कर सकते हो। अब सिचुएशन देख लेते हैं। Spectrum Limited has patented a manufacturing process for the production of product X. It has allowed a lava company to produce and market product X against a royalty of 4% of the sales value. यानी इसने किया हुआ ये कि इसका एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है जिसने आगे लावा कंपनी को ये इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के राइट्स दिए हुए अगेंस्ट अ रॉयल्टी ऑफ 4% ऑफ द सेल्स वैल्यू। यानी टेक्निकली क्या है कि भाई ये जो कंपनी है हमारी, जो स्पेक्ट्रम लिमिटेड है, ये लावा प्रोडक्ट है, इसने इसको पेटेंट करवाया हुआ है और लावा कंपनी लिमिटेड को इसने प्रोडक्ट एक्स के मैन्युफैक्चरिंग राइट्स दिए हैं, फ्री में नहीं दिए। उसके अगेंस्ट में क्या लेगा ये सर? रॉयल्टी लेगा 5% ऑफ सेल्स वैल्यू, जितनी भी वो सेल्स करेगा। अच्छा, LCL इज़ अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और सेल करती है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। इट इशूज़ सीरियली नंबर्ड इन्वॉइसेस, यानी ये देखो आपको हिंट दे रहा है कि जो सामने वाली कंपनी है, जो ये LCL है, वो सीरियली नंबर्ड इन्वॉइसेस को इशू करती है। एंड ईच इन्वॉइस कंटेन्स अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड ईच इन्वॉइस कंटेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट उसमें बेचे तो क्वांटिटी आ गई। डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फ्रॉम द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कस्टमर, यानी अलग अलग प्राइसेस चार्ज होती हैं, कोई प्राइस फिक्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू द प्राइस लिस्ट शेड्यूली अप्रूव एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, यानी अगर हम ये कहें कि भाई प्राइस लिस्ट अप्रूव्ड है तो उसी प्राइस लिस्ट में से डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइस चार्ज होती है, ऐसा ही तो एक सेल्स वैल्यू बनती है। अच्छा, अब इसमें जो प्रोसीजर्स पर आपने लिखने हैं ना, वो वही जैसे आप ऑडिट में लिखते हैं कि हम ये परफॉर्म कर लेंगे। वो फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए, यहाँ पे बस उससे एग्री करके उसको परफॉर्म करने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर बोलते हैं स्पेक्ट्रम लिमिटेड हैज इंगेज योर फर्म टू कैरी आउट एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिलेटिंग टू द वेरिफिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रॉयल्टी। वो बोला आपको अपॉइंट किया गया है किस चीज़ के लिए? ताकि आप एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म करें, ये चेक करने के लिए कि रॉयल्टी की अमाउंट कितनी बनती है। अच्छा, अब मैं आ गया यहाँ पे, मैंने कहा कि सर अगर मैं इस ISRS 4400 को खोलूँ, जो कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था, तो मैंने वही हिस्सा अभी खोला है यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट ऑन, सही है, रिपोर्ट ऑन, और फिर जो मैटर है उस पर। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने लिखा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट ऑन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी। ये क्या है सर? सब्जेक्ट मैटर है। ये क्या है भाई? सब्जेक्ट मैटर है। मैं इसको आपने पेपर में हाईलाइट नहीं करना, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। ये क्या? अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म हो रही है, सब्जेक्ट मैटर है। सर इसके बाद क्या आता है? सर इसके बाद आता है एड्रेसी, कि किसको एड्रेस की जाती है। तो भाई मैंने नेसेसरी ये अज्यूम किया कि भाई डायरेक्टर्स को कर रहा हूँ मैं। क्लियर है बात? आगे फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बताएं पर्पस ऑफ दिस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। सही है जी। तो फिर सर मैंने यहाँ पे पर्पस ऑफ दिस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की हेडिंग डाली और फिर मैं यहाँ पे शुरू हो जाऊँगा अपनी मंतक लिखना। अच्छा, अब इसका साइज छोटा कर लेते हैं कि रिपोर्ट फॉर्मेट में आ जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम में आप सिंपल लिखेंगे आर रिपोर्ट इज सोली फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग मैनेजमेंट, नहीं असिस्टिंग मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट की नहीं, असिस्टिंग स्पेक्ट्रम लिमिटेड, इसकी स्पेलिंग सही कर लेते हैं,
ये कौन है? इंगेजिंग पार्टी। हमने बता दिया कि भाई ये जो नाम हमने यूज़ किया ये इंगेजिंग पार्टी है। सही जी, देखो तो यहाँ तक आर रिपोर्ट इज सोलली फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग इंगेजिंग पार्टी इन डिटरमाइनिंग, देखो इन डिटरमाइनिंग वेदर इट्स प्रोक्योरमेंट, वो तो सब्जेक्ट मैटर उसका था ना। अब यहाँ पे मैं अपने हिसाब से लिख दूंगा इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी। देखें जी ये था, और एंड मे नॉट बी सूटेबल फॉर अनदर पर्पस। मैंने सिंपल ये यहाँ तक काम कर लिया भाई। देखो बहुत ही आसान है, लॉजिकली चलो बहुत ही आसान है। आपने हेडिंग डाली, एड्रेस ही, पर्पस बता दिया, बीच में अपना मंतक डाल दिया अपने सवाल को देखते हुए। आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंगेजिंग पार्टी एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अच्छा भाई, फिर आपने एक हेडिंग डालनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंगेजिंग पार्टी एंड, यहाँ पे लिख देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंगेजिंग पार्टी एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ये 99% केस में सेम ही होते हैं। सही जी, जिसने आपको अपॉइंट किया है और जो रिस्पॉन्सिबल है वो सेम ही होता है, 99% केसेस कह रहा हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्पेक्ट्रम लिमिटेड हैज़ एक्नॉलेज्ड दैट एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। सिमिलरली इसकी तरह लिखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स आर एप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस। या फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर, इसके मार्क्स देखें सर, इसके मार्क्स देखते हैं सर, इसके मार्क्स हैं 12 नंबर, सलंग आप लिख के आते हैं एग्जाम के अंदर। सही जी, तो आपने क्या देना है, विजिलेंट, आपने दिमाग चलाना अपना एग्जाम में कि किस तरीके से यूज़ करना है इन्फॉर्मेशन का। अच्छा भाई, मैंने कहा कि भाई स्पेक्ट्रम लिमिटेड हैज एक्नॉलेज द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स आर एप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस। सही जी, और मैं फिर बता दूं, पास पेपर में आपको पुरानी रिपोर्ट मिलेगी, मैं नए के हिसाब से ड्राफ्ट करता हूँ, ये बात याद रखिएगा। अच्छा भाई, रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज आइडेंटिफाइड बाई इंगेजिंग पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट मैटर। और देखो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि सेम है तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, और मैं बोल रहा हूँ स्पेक्ट्रम लिमिटेड is responsible for the subject matter, यानी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वही है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्जेक्ट मैटर ऑन विच। सही, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड। सही है जी, ये आ गया। अब देखिए पूरी रिपोर्ट की फॉर्म में जा रही है कि एज इफ़ कि भाई मैं एक ISRS की इंगेजमेंट पे एक इंगेजमेंट परफॉर्म की मैंने, उस पर मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, फैक्चुअल फाइंडिंग रिपोर्ट है मेरी। अच्छा भाई, इसके बाद फिर इसके बाद आती है प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ज़रा देखें यहाँ पे वी कंडक्टेड, ये सारे जनरल टर्म्स हैं, ये सारे जनरल टर्म्स हैं, इसमें कुछ भी एडिशनल आपने नहीं करना। तो मैं आसानी के लिए बच्चों क्या यहाँ पे ये कर लूँ आपके लिए कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, practitioners responsibility, ये लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखा हुआ है। अच्छा भाई, प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अच्छा भाई, अब जो ये प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसको सही कर लेते हैं भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज अपीयरिंग इन ISRS 4400। सही जी, ताकि आपको याद रहे कि आपने वहाँ से उठाना है। ये हमने इसको लाल कर दिया भाई, वो आप अपने हिसाब से छाप लीजिएगा। अच्छा भाई, फिर इसके बाद ज़रा यहाँ पे देखें प्रोफेशनल एथिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसके बाद आ रहा है सर प्रोफेशनल एथिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल। सर ये भी मैं लिख देता हूँ एज अपीयरिंग इन ISRS, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं करना ना आपने, जानी कुछ भी चेंज नहीं करना। देखो सारी स्टैंडर्ड वर्डिंग है। अच्छा भाई, अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर्स एंड फाइंडिंग्स की। इसको भी इटैलिक कर देते हैं, बल्कि नहीं सही है, इसमें देख लेते हैं क्या आ रहा है। हाँ, बाकी सब सही है, ये था ओके। अच्छा भाई, अब हमने क्या किया, इसके बाद सर हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना
प्रोसीजर्स एंड फाइंडिंग। सर मार्क्स इसके हैं, पैसे इसके हैं भाई, पैसे इसके हैं, प्रोसीजर्स एंड फाइंडिंग के पैसे हैं इसी के लिए। अच्छा, प्रोसीजर एंड फाइंडिंग के लिए आपको मैं बता दूं सर, आपने यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना होगा। मैंने कहा सर टेबल के अंदर आप लिखेंगे इसको हम 3 टेबल डाल देते हैं ताकि उससे इनलाइन कर लें। यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा। सही जी, यहाँ पे कहा मैंने सर प्रोसीजर्स और फाइंडिंग्स। सही है जी। अच्छा भाई, मैंने कहा ये, अब आप ये सोचें बच्चों, फोकस के साथ, हाँ फोकस के साथ हम यहाँ पे सुकून से बनाते। देखो सिचुएशन कोई भी आ सकती है, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन के लिए आपने रेडी रहना है। अच्छा, पर अगर मैं आपको अब ये कहूँ हमने इसका साइज़ अकॉर्डिंगली कर लिया। अच्छा, अब सब्जेक्ट मैटर क्या है भाई, मुझे ये क्लाइंट कह रहा है कि मुझे रॉयल्टी की अमाउंट वेरीफाई करनी है, तो मैं सबसे पहले मैं लिखूँगा ऑब्टेन्ड, क्योंकि मैं यहाँ पे एंगेजमेंट लेटर नहीं लिखता। अगर एंगेजमेंट लेटर बना तो लिखता वी विल ऑब्टेन, ऑब्टेन्ड। सही है जी, हम यहाँ पे प्रोसीजर बना देते हैं इसका। ये लाजमी याद रखिएगा, यही प्रोसीजर ईएल में एग्री हुए होंगे और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो प्रोसीजर मैं रिपोर्ट में बता रहा हूँ। ऑब्टेन्ड सेल्स रजिस्टर फ्रॉम द क्लाइंट, checked mathematical accuracy and trace total of sales from the financial statements। सिंपल क्या किया मैंने, एक प्रोसीजर लिख दिया कंप्लीटनेस का। ये एग्री हुआ होगा कि भाई हाँ ये करके देना है तुम्हें। क्यों? क्योंकि जो बंदा मुझे अपॉइंट कर रहा है ये देखने के लिए रॉयल्टी की अमाउंट, तो उसको ये तो होगा ना कि भाई सेल्स कंप्लीट हो, उस पर परसेंटेज लगी हो, तो पहले ये कर लिया। अब हमें ये भी तो शक होगा ना कि जो इन्वॉइसेस हैं, इन्वॉइसेस आ रही हैं, वो अमाउंट सही हो, उस पर जो इन्वॉइस यूनिट पर रेट है वो भी सही हो। सही है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्टेड सैम्पल ऑफ इन्वॉइसेस एंड, अब जब देखो वेरीफाई वगैरह का वर्ड यूज़ नहीं करना ना, सेलेक्टेड सैम्पल ऑफ इन्वॉइसेस। सही है, एंड इंस्पेक्टेड रेट्स फ्रॉम दी अप्रूव्ड प्राइस लिस्ट। कोई ऐसा इसमें मैं इंडिकेशन नहीं दे रहा कि मैं कोई ओपिनियन लगे, वेरीफाई वगैरह ऐसी कोई मन तक डालनी नहीं है आपने। सही जी। तीसरी चीज़, मल्टीप्लाइड टोटल सेल्स विथ परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी। सही जी, हमने सिर्फ फैक्ट बता दिया कि ये हमने काम किया। अच्छा, आपको अपॉइंट किया गया था ये चेक करने के लिए रॉयल्टी की अमाउंट, आपने ये 3 प्रोसीजर बता दिए। अब इसकी क्या बताएंगे आप सर? फाइंडिंग। अब इसकी क्या बताएंगे? फाइंडिंग। यानी सर देखें, ये कुछ भी आपने, आपके प्रोसीजर पक्के होने चाहिए। ऑडिट प्रोसीजर्स ही हैं, कसम से ऑडिट प्रोसीजर हैं। बस खाली लफाजी का थोड़ा ख्याल रखना, लफाजी का थोड़ा ख्याल रखना कि वेरीफाइड वगैरह नहीं, इंस्पेक्ट ये वगैरह चेक करके ऐसे करके लिखना है आपने। अच्छा भाई, इसके बाद हमने कहा सेल्स रजिस्टर फ्रॉम क्लाइंट। अच्छा, मैं बोलूँगा विद, यहाँ पे देखिएगा जैसे क्या कहता है, वी ऑब्टेन फ्रॉम द मैनेजमेंट लिस्टिंग ऑफ ऑल कॉन्ट्री, ये लिखा हुआ था। तो हमने कहा कि सेल्स रजिस्टर्ड टोटल was rupees XYZ amount as appearing in फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने सिंपल एक बात बता दी कि भाई सेल्स रजिस्टर का टोटल ये था एज अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने वो फैक्ट बता दिया, मैंने उससे मैच किया था ना, तो मैंने फैक्ट बता दिया। अच्छा भाई, फिर इसके बाद मैंने कहा सेलेक्ट द सैम्पल ऑफ इनवॉइसेस इंस्पेक्टेड रेट्स फ्रॉम द अप्रूव प्राइस लिस्ट, ये हो गया। अच्छा भाई, फिर मैंने कहा कि यहाँ पे सिंपल इसका सोल्यूशन बताना। अच्छा देखो, अब आपने सोचना है, बड़ा क्रिटिकली सोचना है कि यार कोई ऐसे अल्फाज नहीं आ जाएं जो कि ये दिखाई दे कि भाई आपने ओपिनियन दिया। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक बात करूँगा कि फॉर 20 इनवॉइसेस, सही जी, फॉर अ सैम्पल ऑफ 20 इनवॉइसेस, यानी ये बता दें कि मैंने 20 इनवॉइस सेलेक्ट की थी
rates and quantity were as follows, which was in agreement with approved price list। मैंने बता दिया ये फैक्ट है, सही जी। क्वांटिटी वगैरह तो आप टेबल बना के बता सकते हैं। अच्छा भाई, फिर हमने कहा टोटल रॉयल्टी अमाउंट इज रुपीज़ ये, दैट्स इट। आपने ये फाइंडिंग बता दी अपनी। अच्छा, जैसे ही आपने प्रोसीजर्स एंड फाइंडिंग बताया, इसके बाद आप ज़रा फोकस करें। इसके बाद आपने क्या करना है, प्रैक्टिशनर की सिग्नेचर, रिपोर्ट, डेट ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट और फिर आपका एड्रेस, दैट्स इट। यानी सर देखें कुछ भी नहीं है यार, फ्री के 12 नंबर थे। इट्स जस्ट डैट कि आपने इसको थॉरली तमीज़ से देखना चाहिए था। सही जी। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे जी। जज़ाकल्लाह।